जरा इन मोहतरमा को देखिए। तो इस मोहतरमा को तो आप पहचान ही गए होंगे। नहीं रुकिए, अब जरा ये देखिए। जय हिंद। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है। इंडियन गर्ल्स ऐसी नहीं हो। Was reportedly made by lawyer Ali Kashif Khan Deshmukh, a police officer. अब जैसा कि उर्फी जावेद जिस तरह की चीजें कर रही हैं और लोग उससे गुस्सा भी हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि केस भी किया है, लेकिन मसला ये है क्या सही में ये केस वैलिड है? और अगर वैलिड है तो अभी तक उर्फी जावेद ऐसा कर क्यों रही है? उसे कोई क्यों नहीं रोक पा रहा है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह का केस किया जा सकता है और किया जा भी सकता है या नहीं। मैं हूं सैम और इसकी पूरी डिटेल हम आज जानने वाले। हमारी कानून व्यवस्था में हर एक जुर्म के लिए कोई न कोई सजा निर्धारित है, और समाज में अश्लीलता ना फैले इसके लिए भी न्याय व्यवस्था में 3 धाराएं मौजूद है, जो है सेक्शन 292, 293 और 294। सेक्शन 292 के हिसाब से अगर कोई भी किसी अश्लील बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर्स या ऐसी किसी भी अन्य वस्तु को सर्कुलेट करेगा या पब्लिकली दिखाएगा तो उसे इसी धारा के अंतर्गत सजा के साथ साथ हजारों का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और सेक्शन 293 में उन लोगों को दोषी करार दिया जाता है जो लोग किसी यंग व्यक्ति को या इन जनरल किसी अंडर एज को ऐसी अश्लील चीजें बेचते हैं। और अगला आता है सेक्शन 294, जिसमें अगर कोई पब्लिक प्लेस पर अश्लील कृत्य करते हुए, बोले तो अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया, या फिर अगर पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील गाने गाते हुए या ऐसी ही गालियां देते हुए भी देखा गया तो उसे इस धारा के अंदर सजा दी जा सकती है। अभी रणवीर सिंह वाला कांड तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने जुलाई 2022 में पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था और उसमें भी अश्लीलता फैलाने के लिए उन पर सेक्शन 292 लगाई गई थी, और फिर ये कृत्य पब्लिकली सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया था, इसलिए उन्हें सेक्शन 294 के अंदर भी बुक किया गया था। उर्फी जावेद भी खुलेआम खुली सड़क पर कैसी भी ड्रेस पहन के चल देती है और उन्हें खुद अपने अकाउंट से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से लगातार किया है और अभी भी करती चली आ रही है। उनकी तस्वीरें तो ऐसी है कि हमें दिखाने में डर लग रहा है कि कहीं वीडियो को ही एज रिस्ट्रिक्टेड ना कर दिया जाए, मगर फिर भी इतनी सारी उंगलियां उठने के बावजूद, इतने सारे नेताओं द्वारा फोर्स किए जाने के बावजूद, इवन इतनी महिला मंडलियां भी इस पर ऑब्जेक्शन कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उर्फी एक बार भी कोर्ट में बुलाई नहीं गई, या फिर उन्हें एक भी बार पुलिस के चक्कर क्यों नहीं काटने पड़े? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अश्लीलता को फैलाने के लिए आईपीसी में इतने बड़े बड़े कानून लिखे हैं, उस आईपीसी या किसी भी कानून की किताब ने कभी अश्लीलता को डिफाइन ही नहीं किया, जिस वजह से कोई आखिर किस आधार पर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि किसी के द्वारा किया गया ये काम अश्लील है या नहीं, क्योंकि कानून में तो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। और बस यही एक बहुत बड़ा सवाल का विषय है, जिस वजह से लाखों लोग चाहे कितना ही उर्फी जावेद के पीछे क्यों ना पड़ जाए, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम किसी भी पक्ष को गलत या सही नहीं कह रहे हैं, हम बस आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वरना पता चले कल को मेरे ही खिलाफ मोर्चा निकाल दिया जाए। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या इस चीज को डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा एलिमेंट अश्लील है और कौन सा नहीं? इसके लिए एक बहुत ही फेमस टेस्ट दुनिया की ढेर सारी कानून व्यवस्थाओं में यूज किया जाता है, जिसे हिकलिंग्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। साल 1868 में इंग्लैंड में अश्लीलता से संबंधित एक बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्शियल केस चला, रेजिना वी हिकलिंग, जिस पर बहुत से लोगों ने जब ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट 1857 के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने न्यायपालिका से किस मटेरियल को इस एक्ट के अंदर रखना चाहिए और किसको नहीं, इस पर एक क्लियर जवाब मांगा। और मामला जब कोर्ट में गया तो जूरी ने कुछ ऐसे पैमाने दिए जिसके आधार पर कौन सी चीज अश्लील कही जानी चाहिए और कौन सी नहीं, इसका एक आसान विश्लेषण किया जा सके। पहले सीधे सीधे ये गाइडलाइन थी कि अगर कोई मटेरियल या किसी के द्वारा किया जाने वाला काम किसी के दिमाग को करप्ट करने का काम कर रहा है, या फिर अगर उस मटेरियल से किसी के अंदर सेक्सुअल इराउजल आ रहा है, तब फिर उसे एक अश्लील मटेरियल मानकर उस चीज को तबाह करने की खुली छूट हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर उस मटेरियल को पब्लिकली दुनिया के सामने लाना एक बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन थी, ताकि आगे जाकर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। अब हुआ क्या कि उस वक्त
आर्ट स्टाइल से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है ही, ऊपर से ऐसे में तो काफी सारी लिटरेचर बुक्स भी विवाद का हिस्सा बन जाती है। और इसलिए 1868 में इस केस के दौरान ये बात कही गई कि अगर किसी आर्ट में मेजरली और प्रॉपरली आर्ट झलक रही हो, ना कि कोई ऑब्सैनिटी, तब फिर उसे इस एक्ट में नहीं डाला जाएगा। अगर लिटरेचर में भी या किसी और चीज में भी हद से ज्यादा माइल्ड ऑब्सैनिटी है तो उसको भी इग्नोर करके इस टेस्ट में अश्लील नहीं करार दिया जाएगा। इन सभी बातों के अलावा अगर कोई भी कंटेंट फिर भी बेमतलब में ऐसी करप्ट मेंटेलिटी को प्रोवोक कर रहा है, तब फिर दोषी पूरी तरह से सजा के योग्य होता है। टेक्निकली देखा जाए तो माँ बहन की गाली भी पब्लिक में देना आपको कहीं ना कहीं सेक्शन 294 के अंदर ला सकता है, क्योंकि आप पब्लिकली अश्लील बातें कह रहे थे। खैर, भारत में एक प्रॉपर डेफिनेशन का ना होना हमेशा से इस कानून को कहीं ना कहीं बेमतलब बनाता रहा है, और इसी का सबसे पहला केस आया था 1964 में, जो केस था रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें महाराष्ट्र के एक बुक स्टॉल चलाने वाले रंजीत को इसलिए कटघरे में लाया गया था क्योंकि वो D.H. लॉरेंस की किताब लेडी चटर्जी लवर अपने बुक स्टॉल में बेच रहे थे, और अपने डिफेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि ये कानून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाकर काम करता है, क्योंकि इस किताब का अगर कोई आइडिया या फिर नरेशन समझा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये कोई अश्लील नहीं है। हालांकि इस केस के जज हिदायतुल्लाह जे ने हैकलिंग टेस्ट का ही हवाला लेकर यही कहा कि यह किताब सोशल वेलफेयर नहीं बल्कि सेक्सुअल अपील्स को प्रमोट कर रही है, जिस कारण उनकी अपील खारिज कर दी गई और इस किताब को अश्लील मानकर इसका सर्कुलेशन खत्म कर दिया गया। हालांकि अब आपको यहाँ पर एक मजेदार केस बताता हूँ, जहाँ 5 नवंबर 2020 के दिन पूनम पांडे को गोवा के बीच में अश्लील हरकतें करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर उनको बेल भी मिल गई। वहीं 5 नवंबर 2022 के दिन ही मिलिंद सोमन ने ट्विटर पर अपनी ये न्यूड फोटो पोस्ट की थी, जिसका मतलब कि वो खुलेआम निर्वस्त्र होकर बीच में पब्लिकली दौड़ भी रहे थे, और उन्होंने इस फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर उसे सर्कुलेट भी किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बवाल उठने के बावजूद उनको जेल का मुंह देखना ही नहीं पड़ा, जबकि दोनों ही किस्से 24 घंटे के अंदर अंदर हुए थे। ऐसे में आप खुद सोच लीजिए कि ये कानून भगवान जाने किस आधार पर अप्लाई किया जाता होगा। उसके बाद से हर दशक में कोई ना कोई ऐसा मामला उठा जब इस लॉ को चैलेंज किया गया, और क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी इसलिए हर जूरी ने हर मामले में अलग अलग फैसले सुनाए, जिसके बाद मानो पूरी खिचड़ी बन चुकी थी। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 3 फरवरी 2014 के दिन अवीक सरकार एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ANR केस में। साल 1993 में बोरिस बेकर ने अपनी मंगेतर बारबरा फेल्टेस के साथ किए गए इस न्यूड फोटोशूट को एक जर्मन मैगजीन ने पब्लिश किया था। इसी सेम तस्वीर को 5 मई 1993 के अपने कवर में स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक इंडियन मैगजीन ने भी यूज किया था, जिसे आनंदा बाजार पत्रिका ग्रुप द्वारा पब्लिश किया जाता था। इस मैगजीन को जब अवीक सरकार नाम के एक एडवोकेट ने खुलेआम बिकते हुए देखा तो उसने साल 1993 में इस मैगजीन कंपनी के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का इल्जाम लगाया और सेक्शन 292 के तहत इन्हें बंद करने की मांग की। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 1993 से केस 21 साल तक चला और फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए वकील की याचिका खारिज कर दी, जूरी हिकलिंग टेस्ट की बजाय कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट पर विश्वास रखती है, जो 1957 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक केस से ओरिजिनेट हुआ था। और यह टेस्ट इस चीज को स्टेट करता है कि कोई भी मटेरियल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड से ऑब्सेंस बनता है, क्योंकि समाज समय के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करता रहता है। और दूसरी चीज इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि जिस मटेरियल को क्वेश्चन में रखा गया है वो मटेरियल समाज के माइंड को करप्ट करने की बजाय क्या कोई फ्रूटफुल आइडिया दे रहा है। बोरिस का फोटोशूट ये मैसेज दे रहा था कि उनकी फियांसे अश्वेत होने के बावजूद कितनी काबिल है, और साथ ही साथ ये भी कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कभी भी अपने हालातों के मारे नहीं रह सकते, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी साथ है तो। और इन्हीं हिडन मैसेजेस के चलते ये तस्वीर हमारी कम्युनिटी को न सिर्फ मोटिवेट करने का काम कर रही थी, बल्कि 2014 के समाज के हिसाब से ये कंटेंट कहीं ना कहीं ओकेइश लग रहा था। और इसी के अंत में फैसला सुनाते हुए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला आनंदा बाजार पत्रिका ग्रुप के पक्ष में सुनाया, जिसके बाद से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि हिकलिंग टेस्ट के आधार पर
खारिज की गई याचिकाओं पर आक्रोश जाहिर करने लगे। बट अगेन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की चीज निर्धारित ही नहीं की गई, इसलिए जजेस अपने अनुसार जो उन्हें ठीक लगा उसके आधार पर अपने मन मुताबिक किसी भी टेस्ट के बेसिस पर फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह फ्री होते हैं। रही बात जावेद की, तो उनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने का भी कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि अश्लीलता क्या है ये कानून जानता ही नहीं है, और कानून तो होता ही है अंधा, क्योंकि बिना सबूतों के कानून अंधा ही है। जिसके बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर खुल्लम खुल्ला अंग प्रदर्शन करने के बावजूद उर्फी जावेद बोल्डनेस और इक्वेलिटी के नाम पर ये सब कैसे जारी कर पा रही है। खैर, ऐसे कंटेंट के पॉपुलर होने के दोषी तो हम सब भी हैं। अर्थ एडवेंचर जैसे चैनल जो फ्री में आपको कम से कम समय में भरपूर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनके वीडियोस देखने के बजाय आप सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद जैसे मन को भटकाने वाले कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले इन्फ्लुएंसर को यही लगेगा कि हम अपनी बॉडी को जितना ज्यादा एक्सपोज करेंगे, जितने कम कपड़े पहनेंगे, उतना ही हमको एंगेजमेंट मिलेगा। और इसलिए समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ी में भी बहुत से इन्फ्लुएंसर इस प्रकार की चीजें करके अपना और देश का दोनों का भविष्य खराब कर देंगी, और जिससे देश की इमेज पर फर्क पड़ेगा। इसका सीधा सा उपाय है कि इनका कंटेंट देखना छोड़ दीजिए। आगे आने वाली जनरेशन में ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन किसी को मिलेगी ही नहीं। लेकिन आप भला ऐसा करेंगे क्यों? आपको तो भविष्य खराब करके वही सब देखने में मजा आ रहा है, तो देखो भाई। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो को शेयर जरूर करें।